हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज हम लोग अगेन आईबीसी के बारे में बात करेंगे एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर मोर। तो हमने लास्ट सेशन में अपने छोटी छोटी बातें आईबीसी के बारे में करी थी और वहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर कवरी दी थी। बेसिकली हमने कवरेज करी थी जिसमें सेक्शन 2 इंक्लूडेड था। देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी की इसके अंदर कौन कौन होता है। एक आईबी बोर्ड होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी होती है, देन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो एजेंसी होती हैं और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है, ये तीनों अलग अलग होते हैं, राइट। ये तीन पिलर्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। हमने लेकिन खाली बोर्ड के बारे में देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन है और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है। देखो, ये इतने बड़े पॉइंट नहीं है कि इसके बारे में हम लोग अलग से नोटिंग करें। तो मैंने इन नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में कोशिश ये करी है कि मैं बहुत समराइज्ड वे में चीज़ों को करने की कोशिश करूं, बट फिर भी मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको एक बात ये समझनी है कि अभी आने वाले एक्ट में हम लोग रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम से भी इनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो उस रोल के अंदर इनकी ड्यूटीज ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी उस पर्टिकुलर रोल के लिए। अभी आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब ये समझेंगे, कोई भी एक ऐसे इंसान जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ने अपना मेंबर बनाया है, प्लस वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, उसको मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलूँगा। ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फर्स्ट लेवल के ऐसे वर्कर्स हैं जो इस पूरे लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। तो ये एग्जीक्यूशन में बहुत हेल्प करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब ये टाइटल ऐसे तो अर्न होने नहीं वाला, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस टाइटल को अर्न करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम हमने ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के एक ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, फंक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पे ये करिकुलम डिसाइड करेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन में करिकुलम डिसाइड करेंगे फॉर एग्जाम। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो आपको दो जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको कितनी जगह रजिस्ट्रेशन कराना है? बोलो, दो। तो एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको दो जगह कराना रहेगा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में और एक आईबी बोर्ड में, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं। देखें, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकलशिप का। ठीक है, आर्टिकलशिप के एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सी एम इंटर क्वालिफाइड हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर सी एम ए आर्टिकलशिप। तो सी एम ए आर्टिकलशिप के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, बताइए। आपको चाहिए एक ऐसी फर्म, सी एम ए फर्म, जिसमें आप आर्टिकलशिप कर सकें। ठीक है। उसमें क्या कंडीशन रहती है कि ये जो सीएमए फर्म है ये किसके साथ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए? आईसीएआई के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट। जब तक सीएमए इंस्टीट्यूट उस फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि आप उस फॉर्म में ट्रेनिंग करेंगे तो वैलिड मानी जाएगी? आंसर इज नो। ऐसे ही एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, तो जो सीएमए आर्टिकलशिप कर रहा है उसको हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नज़र से देखेंगे। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है और ये आईसीआई स्वयं एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड है, आईबीबी। समझ में आई बात? आपको होपफुली कि समझ में आ गई कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन है, जो एग्जाम देके बोर्ड का भी मेंबर बनेगा कल को, आईसीआई का। बट यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दोनों का मेंबर सेम टाइम पे होता है, आईसीआई का भी और सीएमए फर्म का भी। तो उसको दोनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, सीएमए फर्म में भी और आईसीआई में भी। उसी सेम तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो काम करने वाला एक ऐसे इंसान है जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में और उसके साथ साथ आईबी बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी रहता है। यहाँ तक कि होपफुली आपको बातें समझ में आ गई हों। अब आगे क्या बात है? आगे बात ये है कि हम लोगों को ये जानना है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन होती है। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी उन एजेंसीज को बोला जाता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एज ए मेंबर अपने अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। अभी करंट में इंडिया में ये तीन हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? हम लोगों को जैसे पता है कि अभी इंडिया के अंदर तीन ऐसे प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं फॉर अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम, जो स्टूडेंट की टॉप बकेट लिस्ट में रहते हैं। तो वो कौन से कोर्सेज हैं आप सभी को पता है, उनका नाम मैंने हर जगह लिखा हुआ भी है, जैसे कि सी ए, सी एस एंड सी एम ए। ये तीन कोर्सेज है जो मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्सेज है फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो लुक आफ्टर रहता है बच्चों का इन कोर्सेज के पीछे हमेशा। तो बेसिकली इन तीनों की बॉडी है, सीए की भी एक बॉडी है और सीएमए की भी है और सीएस की भी है। इन तीनों की क्या है? एक
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, राइट। इनकी एजेंसी है जिसके अंडर मेंबर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो बन जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो एजेंसी इन तीनों की है। वो एजेंसी और कुछ नहीं, सिर्फ ये तीन ही हैं अभी। सीए की है, एक सीएमए की है और एक सीएस की है। बस ये तीन ही एजेंसी इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। तीन ही एजेंसी हैं टोटल। इसके अंदर कोई भी अपना बेसिकली हमारा जो इंसान है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, एग्जामिनेशन और करिकुलम फुलफिल करते हुए, सारी कंडीशन फुलफिल करते हुए, राइट। और ये तीनों की तीनों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो हैं एजेंसीज, ये सेक्शन 8 कंपनी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। समझ में आया। अब लास्ट बचा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल डेटा के ऊपर काम करेगा बेसिकली। आपको सभी को पता है कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को काम करना है, जैसे आप समझिए कि आपने आर्टिकलशिप में आईटीआर फिल करना सीखा होगा। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर आर्टिकलशिप, होपफुली कि आपने कंप्लीट ही कर ली होगी, क्योंकि आप फाइनल की वीडियोस देख रहे हैं तो आपने आर्टिकलशिप तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही होगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, और वैसे भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में, कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो हमें ई पोर्टल की सहायता लेनी पड़ती है, जिसको जीएसटी के केस में हम लोग बोलते हैं GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, राइट। तो वो क्या होता है? एक ई पोर्टल है। ई पोर्टल के अंदर सारी व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ई पोर्टल हो सकता है जहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जिसके तहत हम लोग इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी या लिक्विडेशन या वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? जी बिल्कुल। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मैंने आपको बता दिया था, कॉर्पोरेट पर्सन के लिए एनसीएलटी है और इंडिविजुअल और फर्म्स के लिए डीआरटी है। इन सबको खत्म करते हम लोग अब बढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी या एनी पर्सन, कंपनी का आईबीसी के अंदर हर एक पर्सन का वर्ड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ऐसा समझिए कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा, मीन्स ही इज फाइनेंशियली इल। वो फाइनेंशियली क्या है? इल है। जब भी तो बैंकरप्सी या लिक्विडेशन की नौबत आती है, राइट। अगर वो फाइनेंशियली इल है तो इसके पास कितने ऑप्शन है? इसके पास दो ऑप्शन है आईबीसी के मुताबिक। तो आईबीसी के मुताबिक इसके पास कितने ऑप्शन है? दो। एक तो ऑप्शन इसके पास रेजोल्यूशन का है, रेजोल्यूशन, और एक ऑप्शन है लिक्विडेशन। क्या ऑप्शन है? लिक्विडेशन या एंड करना बिजनेस को। तो एक तो ये बिजनेस में सुधार कर सकता है कुछ तरीकों से, एक प्लान बना के, और या तो वो लिक्विडेशन में भेज सकता है अपने बिजनेस को। तो हम लोग पहला ऑप्शन इसमें पढ़ेंगे रिजोल्यूशन का। आईबीसी रिजोल्यूशन के प्रोसेस बताता है और लिक्विडेशन के भी। अगर रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, किसी बिजनेस में सुधार नहीं हो पाया और वो फिर भी इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो लिक्विडेशन में चला जाएगा। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसको हम लोग रिजोल्यूशन बोलेंगे। रिजोल्यूशन प्लान अलग अलग हो सकते हैं, लाइक अमलगमेशन, मर्जर। जैसे मान लीजिए एक आपकी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसी सेम इंडस्ट्री में हम लोग किसी कॉम्पिटिटर के साथ में मर्ज कर सकते हैं उसे। तो इससे पैसा डूबने से तो लोगों का बच जाएगा एटलीस्ट। तो हम लोग, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आईबीसी का, वो पैसा प्रोटेक्ट करना है हर स्टेक होल्डर का। हर एक स्टेक होल्डर का जो भी इसके अंदर इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं बचाने का ऑब्जेक्टिव रखता है आईबीसी। तो आईबीसी के तहत हम लोग रेजोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हम लोग रेजोल्यूशन पहले पढ़ेंगे। लिक्विडेशन भी पढ़ेंगे, बट रेजोल्यूशन हम लोग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात हो रही है। तो हम लोग पता है कि दो पर्सन यहाँ पे बांटे गए हैं, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कौन आते हैं? सभी वो कंपनी जो सेक्शन नंबर 220 में बताई गई हैं। 220 में कौन कौन सी कंपनी बताई गई हैं? वो सभी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, प्लस वो सभी कंपनी या उसके प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं। मीन्स सारी कंपनी आ जाएंगी, सारी एलएलपी आ जाएंगी, and और भी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में फॉर्म हुई हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो इनको कॉर्पोरेट पर्सन बोलते हैं। तो ये उन्हीं के लिए सिर्फ है। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेट का पढ़ रहे हैं अभी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जो पूरी प्रोसेस बताता है। इसे अभी हमें डिटेल्ड वे में नीचे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? एक एप्लीकेशन का इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन मतलब कमेंसिंग होगा। कमेंस किया जाएगा, एक एप्लीकेशन दी जाएगी, एक प्रोसेस को इनिशिएट किया जाएगा किसी के द्वारा। वो हम पढ़ेंगे कौन करेगा उसका इनिशिएट। वो मतलब प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद एप्लीकेशन जमा होगी। तो मतलब इनिशिएशन के बाद ही एप्लीकेशन एनसीएलटी को जाएगी। इनिशिएशन की स्टेज पार हो चुकी है। तो आपको ये बात समझनी है कि जो एनसीएलटी है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, उसको बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी या कौन सी एंटिटी या कौन सा कॉर्पोरेट पर्सन या कौन सा कॉर्पोरेट डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है।
अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि कुछ टर्म्स हैं जैसे कॉर्पोरेट डेटर, क्रेडिटर, डिफ़ॉल्ट, ये सब ना नॉर्मल नॉर्मल सी डेफिनेशन इस एक्ट में है जो पूरे एक्ट के ऊपर लागू होती हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएँगी। एज़ इट इज़ अ समराइज़्ड वीडियो, मैं समझता हूँ कि आप वो डेफिनेशन पढ़ लेंगे क्योंकि वो डेफिनेशन आपको 100% पूरी तरह से पढ़नी पड़ेंगी। इन नोट्स में मैं उन्हें कवर नहीं कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप उन्हें पढ़ने के बाद ही इस सेशन को कवर करेंगे। हालाँकि इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं है जो समझ ना आए। स्टिल इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टीज़ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जब आप स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस को, कौन-सी प्रोसेस को? ये रिज़ॉल्यूशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। कौन करेगा वो मैं अभी बाद में बताऊँगा थोड़ी देर। लेकिन अभी मान के चलिए कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन आपने कहाँ दे दी है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, और कॉर्पोरेट पर्सन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट? तो ये एनसीएलटी में एप्लीकेशन देने के बाद एनसीएलटी 3 काम करेगी, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो। अगर आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है तो एनसीएलटी 3 काम करेगी उसी समय। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो एनसीएलटी कितने काम करेगी? 3 काम। अंडर सेक्शन 14, 15 और 16। सबसे पहले वो मोनेटोरियम इश्यू कर देगी 180 दिन के लिए। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी जिसके अंदर न्यूज़पेपर या ऐसी कोई मीडिया में या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू वो लोगों से उनके क्लेम एक्सेप्ट करने के लिए इनविटेशन देगी। मीन्स जिसका जो क्लेम है कंपनी के ऊपर, वो मतलब सूट कर सकता है, बता सकता है। उसके बाद वो एक इंटीरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करेंगे, राइट, जो ये सब काम देखेगा। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमने 14, 15, 16 ना लिख के 14, 16, 15 लिखा है। तो सबसे पहले मोनोटोरियम जो अपना जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जो है ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, ये बिना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के नहीं हो सकता शुरू। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको उस ऑर्डर में लिखा है कि मोनोटोरियम लागू करने के बाद प्रोसेस एक्चुअली में जब स्टार्ट होगी, जब प्रोफेशनल को हायर कर लेगी एनसीएलटी। हाँ, बाकी जिसने एप्लीकेशन जमा करी है, एप्लीकेशन कौन जमा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो अभी हम देखेंगे। जिसने एप्लीकेशन जमा करी है, वो प्रपोज़ ज़रूर कर सकता है कि किसको बनना चाहिए इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल। हालाँकि सिलेक्शन का जो पूरा-पूरा हक है, वो एनसीएलटी के पास है कि वो किसको बनाते हैं। अच्छा, ये 3 काम करने के बाद ये पूरा पास हो जाएगा, क्रेडिट कमेटी फॉर्मेशन हो जाएगी इसके बाद। क्रेडिट कमेटी फॉर्मेशन का अगर 25% लोग हाँ बोलते हैं इस रेजोल्यूशन प्लान के लिए, तो प्लान इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और अगर 75% लोग इससे राज़ी नहीं होते तो लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की? ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एप्लीकेशन अगर अच्छे से आ जाए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाए, और उसके बाद क्रेडिट कमेटी फॉर्मेशन होने के बाद उसका 75%। अच्छा, क्रेडिट कमेटी फॉर्मेशन, बेसिकली क्रेडिट कमेटी क्या है? क्रेडिट कमेटी वो कमेटी, क्रिएटर्स की कमेटी, राइट? तो अगर वो लोग मान जाते हैं इस बात के लिए कि हाँ रेजोल्यूशन करना चाहिए, तो प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा, वरना प्लान को रिजेक्ट किया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, जो सेक्शन नंबर 14 में मोनोटोरियम 180 दिन के लिए है, वहाँ पे हम लोगों को सेक्शन नंबर 12 को भी ध्यान में रखना है, जहाँ पे कुछ सिचुएशंस में ये 180 दिन का मोनोटोरियम जो है वो प्लस 90 डेज हो सकता है, मतलब 270 दिन तक जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है इन सम कंडीशंस। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है या एनसीएलटी को ऐसा लगता है, बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर उसे ऐसा लगता है कि 180 दिन सफिशिएंट नहीं है ऑन सम रीजनेबल ग्राउंड्स, तो वो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं बाय 90 डेज, राइट? सेक्शन 12 बोलता है ये बात। मोनोटोरियम क्या होता है? मोनोटोरियम का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ लॉ फॉर अ टाइम पीरियड। जैसे आपने देखा था लॉकडाउन में मोनोटोरियम बहुत सारे बैंक दे रहे थे, जिसमें उनकी ईएमआई जो थी वो उन्होंने क्या कर दी? स्किप कर दी उस पर्टिकुलर पीरियड में। मतलब उन्होंने मांगी ही नहीं, और ऑब्लिगेशन भी कुछ नहीं बन रही थी आपकी कि आपको देनी है। हालांकि वो ऑब्लिगेशन है लॉफुली, आपकी ऑब्लिगेशन लॉफुल ऑब्लिगेशन है कि आपको वो ईएमआई देनी है, बिकॉज इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आपने मोनोटोरियम ले लिया तो आप लॉ की सस्पेंशन में आ गए, मतलब उस पूरे पीरियड में जितना भी मोनोटोरियम रहेगा कोई भी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इस तरीके का। तो कंपनी जब रिजोल्यूशन प्रोसेस में जाती है तो उसके ऊपर मोनोटोरियम लगा दिया जाता है, ताकि कंपनी के जो स्यूट्स हैं वो मतलब देखो यहाँ पे तो कंपनी ने, यहाँ पे एनसीएलटी ने देखो सबसे स्यूट, मतलब जितने जितने पैसे जिसके थे क्लेम वो सब मंगा लिया सेक्शन नंबर 15 में, और मोनोटोरियम कर दिया उसके बाद कि भाई जितने हैं उसको दे दो, उसके बाद फर्दर कोई प्रोसीडिंग इसके ऊपर नहीं की जा सकती फॉर 180 डेज। ठीक है, सिविल कोर्ट वाले आपको पता है अधिकार होते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो वो ये सब कर सकता है। अच्छा, इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस को इनिशिएट कौन करेगा, स्टार्ट कौन करेगा? तो ये स्टार्ट करने के लिए 3 लोग हैं अपने पास, कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर। इन तीनों की डेफिनेशन अच्छे से आपको पढ़नी है। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको बताऊं तो कॉर्पोरेट डेटर मतलब कोई सी भी ऐसी कंपनी
जो किसी से भी फंड ओवर करती है। बेसिकली जो कंपनी है जिसके पास पैसा है वो कॉर्पोरेट होनी चाहिए, बाकी वो अदर पर्सन कोई भी हो सकता है। इसके बाद ऑपरेशनल क्रिएटर कौन होता है? ऑपरेशनल क्रिएटर वो क्रिएटर्स होते हैं जिनकी लिंक बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज से होती है, या गवर्नमेंट भी इसमें आ सकती है अगर उसके कोई टैक्सेस ड्यू हैं। फाइनेंशियल क्रिएटर वो क्रिएटर्स होते हैं जिसमें लोन वगैरह का बेसिकली लेन देन होता है। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि ये तीनों ही इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब कंपनी खुद भी सेक्शन नंबर 10 में अपनी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है, ऑपरेशनल क्रिएटर भी कर सकता है, चाहे वो अपने बिहाफ पे करे चाहे किसी और के बिहाफ पे करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी के दो क्रिएटर्स हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको पता है। तो मान लीजिए कि उसको ऐसा लगता है कि कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली है। क्या करने वाली? कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली है। तो वो क्या कर सकता है कि अगर उसके साथ डिफ़ॉल्ट हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। क्या होने के बाद होगी प्रोसेस स्टार्ट? डिफ़ॉल्ट होने के बाद। तो अगर मैं बात करूँ ऑपरेशनल क्रिएटर की, तो ऑपरेशनल क्रिएटर को अभी छोड़ देते हैं, हम लोग फाइनेंशियल की बात करते हैं। फाइनेंशियल क्रिएटर अपने बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे भी ये काम कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर एक फाइनेंशियल क्रिएटर क्रिएटर को लगता है कि दूसरे का पैसा डूबने वाला है, तो उसके बिहाफ पे भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है एनसीएलटी के पास। ठीक है, सब्जेक्ट टू दैट कि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होनी चाहिए। ये जो चार्ट ऊपर आप देख रहे थे ना, इसमें ये आपको कंडीशन समझनी है कि ये चार्ट जब ही फुलफिल हो पाएगा जब ये एप्लीकेशन यहाँ से जहाँ से एप्लीकेशन आई है ना, ये एक्सेप्ट भी करे एनसीएलटी। एक्सेप्ट करेगी तो ये काम करेगी, रिजेक्ट करेगी तो कुछ नहीं करेगी। एक्सेप्शन और रिजेक्शन किन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर कब कब एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो देखें, फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, जो कि एनसीएलटी है, जो कि एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। अब एक्सेप्ट होगी अगर, तो वो उसके लिए उसको नोटिस दे देगी। नोटिस कैसा नोटिस मिलेगा उसे? उसे नोटिस मिलेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को मिलेगा। इन दोनों को नोटिस मिल जाएगा। नोटिस में ये लिखा रहेगा कि आपका रिजोल्यूशन जो है वो प्रोसेस इनिशिएट हो गई। ये जस्ट इनिशिएट हुई है गाइस। ये बात आपको समझनी है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर खाली प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, बाकी प्रोसेस जो है वो यहीं से चलेगी। देखो, एप्लीकेशन की प्रोसेस उसने स्टार्ट करी यहाँ पे, सो हियर वेयर ही हैज स्टार्टेड। फिर उसके बाद एनसीएलटी ये तीन काम करेगी। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली, देन क्रेडिट फॉर्मेशन जो क्रेडिट कमेटी है वो अपना जजमेंट सुनाएगी, जब भी जाके प्लान इंप्लीमेंट होगा। तो आपको ये नहीं समझना है बिल्कुल भी कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने ये काम कर दिया तो मान लीजिए कि प्लान फुलफिल हो गया। नहीं, प्लान जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक क्रेडिटर्स की कमेटी जो है वो अपना बयान नहीं दे देती, अपना जजमेंट नहीं सुना देती, और वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी तो जैसे इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, इनिशिएट करने का, कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे इनिशिएट करेगा चीज़ों का। तो या तो अगर एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट किस बेसिस पे कर सकती है? या हो सकता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने झूठा आरोप लगाया हो, कोई डिफॉल्ट असलियत में हुआ ही नहीं। अगर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई डिफॉल्ट अगर नहीं हुआ है, तो भी उस केस में रिजेक्ट कर सकती है। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो उसको 7 दिन तो मिलेंगे ही रेक्टिफाई करने के लिए अपनी गलती को। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन उसने जमा करी है तो वो उसके लिए 7 दिन मिलेंगे रिजेक्ट करने के बाद। या तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल चल रही हैं तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब आपने जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज करा है ना फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, उसके अगेंस्ट में पहले ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। वो खुद ही बेसिकली जजमेंट के रूप से गुजर रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और आप बोल रहे हैं उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दीजिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इस काम में ले लीजिए उसे। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी और को चुनना पड़ेगा। तो इस केस में रिजेक्ट हो सकता है। क्या आपको समझ में आया? आंसर इज यस। और यहाँ पे इस चार्ट मतलब ये इन लोगों का मतलब ये है कि वो अकेले या किसी और के साथ जॉइंटली में भी ये एप्लीकेशन जमा कर सकता है, किसी और के बिहाफ पे भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट उसी अकेले के साथ हुआ हो, क्योंकि अगर आज किसी के साथ डिफ़ॉल्ट हुआ है, फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लीजिए दो हैं, एक्स और वाई, वाई के साथ डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या एक्स सूट कर सकता है एप्लीकेशन? यस, एक्स कर सकता है, ये बोलते हुए कि वाई के साथ ऑलरेडी हो चुका है, कल को मेरे साथ भी ये हो सकता है, तो रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करी जाए, इनिशिएट की जाए। तो इनिशिएट किए जाए तो उसके लिए वो एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को। एनसीएलटी जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इसे एक्सेप्ट करेगी तो नोटिस देगी फाइनेंशियल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को। अगर रिजेक्ट करेगी तो 7 दिन के अंदर अंदर उस गलती को जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ है, अगर कोई गलती है जो रेक्टिफाई होने वाली है, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसे ठीक करने का मौका देगी। अगर वो कर लेता है तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर नहीं करता तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट होने के 3 कारण हैं, या तो वो इनकम्प्लीट है, या तो कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ, आप पागल बनाना चाहते हैं, या तीसरा जो आपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बताया है कि इसे काम पे रख लीजिए या फिर हमारा काम ये करेगा, इस कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोसेस ये करवाएगा, वो खुद ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से गुजर रहा है।
तो आपको फाइनेंशियल क्रिएटर का समझ में आ गया। बहुत मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, हालांकि बुक में काफ़ी लॉन्ग प्रोसीडिंग्स आपको मिलेंगी इसी चीज़ के बारे में बताया वहाँ पे भी। ओके, चलिए। इसके बाद कॉर्पोरेट डेटर, यहाँ पे मैंने जैसा बताया कॉर्पोरेट डेटर जब डिफ़ॉल्ट करेगा किसके साथ, फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ, जब भी वो एप्लीकेशन देगा। आपको याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट हुए बिना आप इनिशियलाइजेशन या कमेंसमेंट नहीं कर सकते एप्लीकेशन की, जब तक डिफ़ॉल्ट हो नहीं जाता। और डिफ़ॉल्ट मिनिमम ये आपको पता होना चाहिए, लिमिट्स भी पता होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट की क्या लिमिट है। अच्छा, कि 1-2 रुपये का हुआ तो चलेगा नहीं। तो ये जो लिमिट है ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कितने का किया जाए जो आईबीसी हमारा वो है स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो लिमिट है हमारे पास में आईबीसी के लिए, वैसे तो देखो आईबीसी की लिमिट जो है वो चेंज होगी, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी चेंज होने वाली है। बट फॉर द सेक ऑफ नाउ अभी क्या लिमिट चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही याद रखनी है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो अभी के लिए जो लिमिट है हमारे पास वो मैक्सिमम 1 करोड़ है, मतलब सीजी चाहे तो उस लिमिट को 1 करोड़ तक कर सकती है। हालाँकि वैसे कितनी लिमिट है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं जानना चाहूँगा आपके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि आपके हिसाब से कितने पे आईबीसी लगता होगा? कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कितने अमाउंट के डिफ़ॉल्ट के ऊपर जो है वो आईबीसी एप्लीकेबल होता होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर देंगे, क्योंकि देखो सभी को पता है कि आंसर ऐसा होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द लॉ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ₹1,00,000 इज़ द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने राइट दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सही गैस करा। तो 1 लाख रुपए से लेके ये 1 करोड़ तक हो सकता है। अच्छा, एक्सटेंड करने का हाथ सीजी के हाथ में, मतलब हाथ बोल रहा हूँ, एक्सटेंड करने का लॉ सीजी के हाथ में है। हम लोगों को जो लिमिट याद रखनी है वो 1 लाख रुपए। डिफ़ॉल्ट कितने का होना चाहिए? 1 लाख। अच्छा, ये तो बात हुई फाइनेंशियल क्रेडिटर की। फाइनेंशियल क्रेडिटर ये पूरा डिफ़ॉल्ट सबके लिए सेम है, 1 लाख रुपए का अमाउंट सभी के लिए सेम है, चाहे वो कोई सा भी हो। इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस जो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज़ है। ओके। अच्छा, अब अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की मैं बात करूँ, ये तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, अब मैं ऑपरेशनल की बात करूँ जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर मैंने बताया आपको गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड होता है, जिसको माल बेचा गया है, अब उसने माल बेच दिया हमें, बट अभी हम उसके पैसे नहीं कर रहे हैं। तो अभी एक बात बताओ, फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ में डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो लोन वगैरह बैंक वगैरह के मतलब डील करता है पैसे उधार उधार के लिए। तो अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। लेकिन जब आप माल उधार पे बेचते हैं तो डिफ़ॉल्टर एक इंसान कब हो सकता है? वो इंसान जब भी डिफ़ॉल्टर हो सकता है कि जब आपने उससे पैसे मांगे हों उधारी के वापस और उसने ना दिए हों गुड्स के लिए। तो ऐसा कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता। वो डायरेक्टली कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता कि मेरे से डिफ़ॉल्ट हुआ है। वो कैसे बोल सकता है? वो जब भी बोल पाएगा जब उसने उसको एक क्या भेजा हो, डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस बेसिकली क्या होगा, वो पैसे मांगेगा उससे, जब वो पैसे मांगने से इनकार कर देगा जब ही वो एनसीएलटी के पास जाएगा अंडर सेक्शन 9। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन से सेक्शन में जा रहा था? अंडर सेक्शन देखते चलिए, सेक्शन 7 था यहाँ पे। और कॉर्पोरेट डेटर हमारे लिए सेक्शन नंबर 9 है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हमारे लिए सेक्शन नंबर 7 है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर हमारे लिए सेक्शन नंबर 9 है जो एप्लीकेशन डालेगा। तो मैं इसको ना यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेटर रहेगा, सेक्शन नंबर 7 में एप्लीकेशन देगा। ठीक है जी। लेकिन ऑपरेशन क्रेडिटर को एक काम पहले करना पड़ेगा, क्या? डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। अगर डिमांड नोटिस देने के 10 दिन, जिस दिन से कॉर्पोरेट डायरेक्टर को डिमांड नोटिस मिला, उस दिन से 10 दिन के अंदर उसने पैसे अगर दे दिए उसको, अगर पैसे दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं। और अगर पैसे दे दिए तो कुछ डिफ़ॉल्ट की बात ही नहीं है, वहीं प्रोसेस एंड हो जाएगी। ठीक है, ये भी हैप्पी और वो भी हैप्पी। अगर उसने पेमेंट नहीं करी, देखो जैसे यहाँ पे कट लगाया, अगर नहीं करा तो ऑपरेशन क्रेडिटर के पास एक राइट आ जाएगा। राइट किसका? राइट टू इनिशिएट द बेसिकली रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ही उसके पास राइट आएगा जब वो पैसा नहीं देगा, बेसिकली जब वो डिफ़ॉल्ट करेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये क्या कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस, एप्लीकेशन डालेगा सेक्शन नंबर 9 में। और ये जब भी कर सकता है जब इसके साथ खुद हुआ हो, दूसरे के बिहाफ पे ये नहीं कर सकता। राइट, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एनसीएलटी के पास डालेगा। एनसीएलटी इसको रिजेक्ट कर सकती है या तो एक्सेप्ट कर सकती है। रिजेक्ट कब कब करेगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट कब कब करेगी ये फ़र्क पड़ेगा। आपकी एप्लीकेशन अगर कंप्लीट है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो मतलब आपकी चेकलिस्ट है, इन सबको आपको कंप्लीट करना है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। आपका डेट जो है, मीन्स आपने डिमांड नोटिस दिया सेक्शन नंबर 8 के तहत, फिर भी उसके बाद भी उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो ये डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। तो डेट आपका अनपेड है,
तो ही ये होगा। अगर डेट अनपेड नहीं है तो क्या है कि एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाएगी। डिमांड नोटिस भेजना ज़रूरी है, प्लस उसके साथ वो डिलीवर भी होना चाहिए। ठीक है, डिमांड नोटिस डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। आपने ऑपरेशन क्रिएटर ने अगर नोटिस भेज दिया और उसको नोटिस मिला ही नहीं तो ये डजेंट मेक एनी सेंस, तो उसकी डिलीवरी ज़रूरी है। उसके बाद नो नोटिस फॉर डिस्प्यूट फ्रॉम ओसी। बेसिकली क्या है, ये ऑपरेशन क्रिएटर से कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन क्रिएटर से पहले ही कोई पंगा चल रहा हो बिजनेस का। अगर कोई डिस्प्यूट पहले ही चल रहा है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, फिर उसी डिस्प्यूट को कैरी ऑन रखेंगे, क्योंकि एनसीएलटी कोर्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट एन ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट्स के मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मान लीजिए ऑपरेशन क्रिएटर का और उसका पहले से ही कोई केस चल रहा है, तो फिर वो ये रिजोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा सकता। तो अगर उसने डिस्प्यूट के बारे में बताया है उसको कि कोई डिस्प्यूट नहीं है ऑपरेशन क्रिएटर से उस कंपनी को, तो ही वो चलेगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद वही अगेन बात सेम कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिल्कुल साफ चरित्र का होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग नहीं चल रही होनी चाहिए, तो ही एप्लीकेशन क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। तो सेक्शन नंबर 9 ने बताई हमें बातें। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस तो पूरी ये है, लेकिन इसको प्रोसेस को शुरू करने वाले लोग कौन हैं, 3 लोग हैं। कॉर्पोरेट डायरेक्टर खुद स्वयं, ऑपरेशन क्रिएटर और फाइनेंशियल क्रिएटर। इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 9 है, बिकॉज ऑपरेशन क्रिएटर को डिमांड नोटिस देना पड़ेगा पहले, बस जस्ट इन एन एडअप पॉइंट है। बाकी फाइनेंशियल क्रिएटर वाली ही इसकी जो है वो कंडीशंस है। बस हाँ, यहाँ पे कंडीशन की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2 डिमांड नोटिस और ये बेसिकली डिस्प्यूट फ्रॉम ओसी। अच्छा, कॉर्पोरेट डायरेक्टर अगर ये काम करता है तो कैसे करेगा, ये हमारा सेक्शन नंबर 10 होगा। कॉर्पोरेट डायरेक्टर का सेक्शन नंबर कौन सा है, 10 है। तो कॉर्पोरेट डायरेक्टर अगर रिजोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा, एप्लीकेशन देगा अंडर सेक्शन 10 कि भाई मैं इनके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा, मेरी कंपनी की रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करी जाए। तो एनसीएलटी क्या करेगा, विद इन 14 डेज, एप्लीकेशन मिलने के 14 दिन के अंदर अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं एप्लीकेशन के साथ आप जमा करेंगे, जब भी वो एक्सेप्ट करेगा वरना रिजेक्ट कर देगा। ऑफ कोर्स सी बात है, इनकम्प्लीट फॉर्म्स को तो एनसीईआरटी सबसे पहले रिजेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है और अदर डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब करें एनसीईआरटी ने, बेसिकली प्रिस्क्राइब क्या करेगा, आपको लॉजिकल सेंस भी होना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने के, उस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट दिखाओगे। तो जो डॉक्यूमेंट दिखाओगे वो सब आपको फर्निश करना है सबसे पहला। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डाटर इंडिकेटिंग अप्रूवल। अप्रूवल किस चीज़ का, देखो आप अकेले अगर कॉर्पोरेट डाटर हो तो नहीं चलेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, जो अप्रूवल दिखाता हो सभी का। या तो 3/4 पार्टनर और कॉर्पोरेट डायरेक्टर, अगर उनका भी अप्रूवल है तो भी चलेगा, लेकिन अप्रूवल तो चाहिए, है ना। अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता ऐसा कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर रहे और अंदरू अंदरू ही बात करे जा रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको बताना पड़ेगा। इंटरिम ही होगा, आपको पता है कि वो जब तक क्रेडिटर्स की कमेटी नहीं बनती उसके पहले तक रहेगा और उसके बाद वो गायब हो जाएगा वहाँ से। क्या यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल। तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में हम लोग बात पढ़ेंगे आगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने आज जो चीज़ें करी हैं, देखो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल गिव नोटिस टू रेक्टिफाई एरर्स विद इन 7 डेज। अगर कोई एरर आपकी तरफ से आता है, रिजेक्शन होता है उसकी वजह से, तो आप 7 दिन में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का तीनों पॉइंट हो गए हैं यहाँ पे कवर। सबसे पहला कौन सा था कि इस प्रोसेस को इनिशिएट कौन करेगा, 3 लोग कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 7, 9 और 10 में। सर 8 कहाँ गया, 8 मैंने बताया आपको डिमांड नोटिस का है, डिमांड नोटिस जो ऑपरेशन क्रिएटर भेजेगा। तो 7 फाइनेंशियल क्रिएटर कैसे प्रोसेस इनिशिएट करेगा ये मैंने बताया, ऑपरेशन क्रिएटर कैसे करेगा ये मैंने बताया, और सेक्शन नंबर 10 में कॉर्पोरेट डायरेक्टर कैसे करेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक काम क्या करना है कि इनकी डेफिनेशन तीनों की अच्छे से पढ़ लेनी है जो पूरे एक्ट के ऊपर लागू होगी। ये वर्ड बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आपको इन वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए एज पर द सेक्शन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नाउ वी विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे के सेक्शन, जैसे सेक्शन नंबर 14, 15, 16 ये सब सेक्शन। और इसके अलावा भी हम लोगों को ये भी पढ़ना है इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, 16, 17, 18 सेक्शन भी पढ़ने हैं ना। तो हम लोगों को ये पढ़ना है, अगली क्लास में हम लोग मिलकर ये सब पढ़ेंगे। तो अगर आपको अभी खैर के लिए कोई डाउट है, एनी डाउट्स आर देयर इन योर माइंड, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यू कैन पोस्ट इट ऑन टू आवर ग्रुप, और वहाँ से हम लोग आपको कैच ऑन कर सकते हैं, आपके डाउट्स कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।